हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा और आज जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है और ये हम लोग सेकेंड लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस फॉर्म में होता है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। यहाँ पर जो a है वो रियल नंबर है और ये जो आई बी है वो इमेजिनरी नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। ये चीज हम देख चुके हैं। तो i को हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर है तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं और ये जो आई बी है इमेजिनरी है तो इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब इसी के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, उसको आप नोट्स बोल लीजिए। तो वो अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और वो आपके लिए जरूरी है, अब उसको अपने दिमाग में रखिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये जो रियल नंबर है, इफ रियल नंबर इज 0 तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, टोटल इमेजिनरी होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे कि हमारा किस टाइप से आंसर हो सकता है, z इज इक्वल टू 6i अगर हो या z इज इक्वल टू 5i है। तो इस टाइप का अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 हो जाए, मतलब इन दोनों में से ये पार्ट अगर पूरा 0 है तो उस केस में जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, रियल नंबर बचेगा। नंबर इज रियल। तो ऐसा हो सकता है z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 7। तो ऐसा देखो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरा इस फॉर्म में हो, यानी कि 2 प्लस आई बी या 2 प्लस 3i, 7 प्लस 6i इस फॉर्म में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो रियल नंबर है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। फिर थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 हो जाए, इफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम बोलेंगे 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और कंडीशन क्या है हमारे पास कि R इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे R क्या है, R है सेट ऑफ रियल नंबर और C क्या है, C है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट था उसको C बोलते हैं, ये सीखा था। तो देखो, रियल नंबर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगा। सबसेट तो आपको याद होगा ना कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में का जो सेट होगा उसमें ये 2, 3, 5, 7 ये सब भी पॉसिबल है और साथ ही साथ 2 प्लस 3i इस टाइप के नंबर भी पॉसिबल है क्योंकि वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर मतलब सारे नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव सब रियल नंबर हो सकते हैं। तो रियल नंबर में भी 2, 3, 5 कुछ भी, -1, -2 फ्रैक्शन जो भी आप देखो। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि रियल नंबर में जो भी नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है, तो रियल नंबर का सेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का सबसेट होगा। तो इसलिए ये ऊपर कंडीशन लिखी हुई है। उसके बाद एक चीज हमें ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। जैसे कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि 6 प्लस 5i इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2i। तो ये रिलेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द ऑर्डर रिलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड। द ऑर्डर रिलेशन of complex number
कैन नॉट बी डिफाइंड. इट मीन्स वी कैन नॉट से कि i इज ग्रेटर देन 4 और i इज लेस देन 4. ये रिलेशनशिप हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं बता सकते हैं. तो ये जो कुछ पॉइंट है इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. तो अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ पॉइंट्स देखे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमको याद रखने हैं. अब हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस IB. एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू, यहाँ हो सकता है C प्लस ID. तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इक्वल बोल रहे हैं, मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2, कौन सी कंडीशन में होगा? इफ ये इसके इक्वल हो, मतलब A इज इक्वल टू C हो और क्या हो, B इज इक्वल टू D हो. ये B और D इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो और रियल पार्ट इक्वल हो, उसी केस में हम Z1 इज इक्वल टू Z2 बोल सकते हैं. एग्जाम्पल में देख लो कि अगर हमारे पास Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i है और Z2 भी क्या है, 3 प्लस 4i, दोनों सेम है, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z2. क्यों? क्योंकि दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है. तो इसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि अगर आपको Z1 दे दे 6 प्लस 7i और Z2 दे दे a प्लस bi और हमें ये बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल. तो Z1 और Z2 हमें इक्वल दिया हुआ है, इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि 6 प्लस 7i इज इक्वल टू a प्लस bi. ये चीज हमें गिवन है. तो ये कब इक्वल होते हैं? जब इसका रियल पार्ट इक्वल हो. रियल पार्ट इक्वल हो मतलब 6 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, a, और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो मतलब 7 इज इक्वल टू होना चाहिए b. तो ये आप समझ गए ना कि इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, कि उनके दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास हैं तो उनके रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए और उनके कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए. उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये क्या होता है, देखो जैसे कि Z इज इक्वल टू a प्लस IB, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट को हम ऐसा बार, उसके ऊपर ऐसा बार लगा के डिनोट करते हैं. Z बार इज इक्वल टू a माइनस IB. जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें माइनस का साइन लग जाएगा, ये ध्यान रखना. इमेजिनरी पार्ट में माइनस का साइन लग जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ है 3 प्लस यहाँ पे IB नहीं BI, 3 प्लस 6i, ये Z है कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ हमें उसका कॉन्जुगेट लिखना है. तो 3 प्लस 6i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6i. अगर कॉन्जुगेट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 अगर है तो इसका कॉन्जुगेट -4 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि माइनस हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में लगाना है और इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट है, तो इसका कॉन्जुगेट भी होगा 4. ऐसे ही अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -6i, तो इस केस में इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, +6i. क्यों? क्योंकि एक तो -6i हमारे पास है ही और ये कॉन्जुगेट होने की वजह से माइनस और ऐड हो गया, तो माइनस माइनस +6i. अगर हमारे पास नंबर ओनली 7i है तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा, -7i. अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है √6 प्लस, या ऐसा लिख लो 6 प्लस √3, ये है. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 6 प्लस √3 जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है. तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा तो वो भी 6 प्लस √3 ही होगा.
क्योंकि कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में आपको माइनस का साइन लगाना है। तो ये दोनों पॉइंट तो आप लोग समझ गए, इसको फटाफट कॉपी करो, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू a प्लस IB और दूसरा कॉम्प्लेक्स है Z2 इज इक्वल टू क्या लिया था हमने C प्लस ID। इनको अगर प्लस करना है यानी Z1 प्लस Z2 करना है तो क्या करेंगे हम, a प्लस IB प्लस C प्लस ID, ऐसा दोनों को लिखेंगे। और इसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है, A और C, तो यहाँ हम लिख देंगे a प्लस C एक साथ एक बॉक्स में। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है यानी ये B, इसको I यहाँ लिखना है, यहाँ पे या ध्यान रखिए कि I यहाँ लिखना है। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, B प्लस D और ये I इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि Z1 इज इक्वल टू हमारे पास है 6 प्लस 5I और Z2 जो एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है हमारे पास 2 प्लस 3I। अब इन दोनों को अगर हमें प्लस करना है यानी Z1 प्लस Z2 करना है तो हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस 5I प्लस 2 प्लस 3I। इसको प्लस करो तो रियल नंबर क्या है, 6 प्लस 2, इसको एक साथ बॉक्स में लिखेंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है 5 प्लस 3, इसको हम एक साथ बॉक्स में लिखेंगे। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 प्लस 2 इज 8 प्लस 5 प्लस 3 इज 8। तो ये आ गया 8 प्लस 8I। तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड कैसे करना है, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ऐसे ही यहाँ पर जो ये सब्ट्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी है, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी एक नंबर से, किसी भी एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब कि जैसे ये Z इज इक्वल टू a प्लस IB, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम इसे किसी भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय k से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो किस टाइप से ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब kz इज इक्वल टू, इधर k से कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस a को भी हम k से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इमेजिनरी पार्ट को भी हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब bk और I ऐसा बाहर आ जाएगा। इसको आप एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3I और इसे मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ 5 से, तो क्या आ जाएगा, 5z इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इस तरफ बता देती हूँ। इसको यहाँ देख लेते हैं, z इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2 प्लस 3I और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, देखो 6z इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 प्लस 3I, ये पूरा 6 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 6 2 ज़ा 12 प्लस ये 6 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 3 ज़ा 18I। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगेन वही Z1 इज इक्वल टू a प्लस IB और Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कैसा, Z1 माइनस Z2। तो हमने एडिशन में क्या देखा कि रियल नंबर के साथ रियल नंबर प्लस हो रहे थे और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी प्लस हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा। हम क्या लिखेंगे, a प्लस IB, फिर ये माइनस का साइन और फिर Z2 की वैल्यू, Z2 क्या है हमारा, C प्लस ID। तो यहाँ ये a प्लस IB और ये माइनस है, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो C भी माइनस हो जाएगा
और आई डी भी हो जाएगा माइनस। इसमें अब जो रियल पार्ट है उसको पहले एक साथ लिख लें हम, a माइनस सी ये रियल पार्ट है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको भी साथ में लिख लेते हैं। तो ये आएगा b और d के साथ क्या आ जाएगा माइनस, और बाहर आ जाएगा i। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्ट्रैक्शन करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू ले लो 5 प्लस 4i, और Z2 ले लेते हैं 6 प्लस 2i। ये ले लिया हमने, इसको हमें माइनस करना है, मतलब Z1 माइनस Z2। तो Z1 क्या है 5 प्लस 4i माइनस का साइन, और Z2 किस में आ जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 प्लस 4i ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 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 2i। तो रियल पार्ट को साथ में लिख देंगे। रियल पार्ट क्या है 5 माइनस 6, तो यहाँ लिख दो 5 माइनस 6, और प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 माइनस 2, ये i बाहर। तो 5 में से 6 माइनस करेंगे तो -1 प्लस 4 माइनस 2 इज 2i। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ये नंबर है Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी, और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई के लिए ऐसा डॉट यूज करते हैं Z1 डॉट Z2। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आई बी डॉट c प्लस आई डी। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो ये a लिखा जैसे हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं अलजेब्रा में, c प्लस आई डी प्लस आई बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस आई डी से। क्या किया मैंने यहाँ पे a पहले लिखा, फिर ये पूरा ब्रैकेट यहाँ लिखा, फिर प्लस आई बी और देन दिस ब्रैकेट अगेन। अब मल्टीप्लाई करो, a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac प्लस a को आई डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा ADI, प्लस आई बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा BCI, प्लस आई बी को आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो BD आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा I²। अब यहाँ से AC, यहाँ से हम I कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा AD प्लस BC, और यहाँ I, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस BD। माइनस BD क्यों हो जाएगा, बिकॉज I² इज इक्वल टू 1 होता है, -1 होता है। I² इज इक्वल टू क्या होता है -1। तो जब यहाँ पे मैं -1 रख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा BD माइनस BD हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो इसका रियल पार्ट है, क्योंकि अब इसके पास भी I नहीं है तो ये भी रियल पार्ट में इंक्लूड हो जाएगा, AC माइनस BD प्लस ये इसका इमेजिनरी पार्ट AD प्लस BCI। तो इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हम एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे Z1 हम ले लेते हैं 2 प्लस 3i, और Z2 ले लेते हैं 1 प्लस 3i। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, Z1 इंटू Z2, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 3i मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3i। तो यहाँ मल्टीप्लाई में पहले 2 लिखो, देन 1 प्लस 3i प्लस 3i, और अगेन 1 प्लस 3i। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6i, प्लस 3i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i, और फिर प्लस का साइन, 3i को 3i से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9i²। अब यहाँ पे क्या हो सकता है 2 प्लस, यहाँ से i हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर i, और ये 9 हो जाएगा -9, क्योंकि अभी हमने देखा कि I² इज इक्वल टू क्या होता है -1। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लिखेंगे 2 - 9 प्लस ये 6 प्लस 3 कितना हो गया 9i। 2 में से 9 माइनस करेंगे तो -7 प्लस 9i, ये हमारा आंसर है। अच्छा, एक बात आपको इसमें ये ध्यान देना है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो पॉसिबल है,
कि हमने 2 को 3i से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम 2 को 3i से प्लस नहीं कर पाएंगे कभी भी। 2 + 3i इज इक्वल टू, अगर आप चाहें कि 5i लिख दें तो ये नॉट पॉसिबल। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को हम प्लस या माइनस कभी नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वैल्यू पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई, आई का पावर मतलब आई इज इक्वल टू क्या होता है, -1, यानी अभी आई का पावर कितना है, 1 है, तो आंसर आ गया -1। अगर आई स्क्वायर होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। आई का क्या था, √-1 और आई स्क्वायर क्या है, -1। अगर आई क्यूब होता है तो आई क्यूब हो जाएगा -i। तो इसमें एक चीज देखो, और i4 क्या हो जाएगा, i4 हो जाएगा 1। तो ये 4 वैल्यू तो चलो ठीक है कि हम याद कर लेंगे, लेकिन अगर आपको फाइंड करना हो i के पावर 632, इसकी वैल्यू क्या होगी, या कुछ भी पावर हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, i = n, जहां पे n कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि आंसर हमारा क्या आएगा, वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो देखिए, अगर हमें i⁻n i⁻n इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा, हम n को किस फॉर्म में लिखेंगे, 4m + r। इसका मतलब क्या हुआ कि i के ऊपर जो भी पावर है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, और ये क्या होगा, ये होगा कोशेंट। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि m इज कोशेंट एंड r क्या है, रिमाइंडर है। और r की कंडीशन क्या होनी चाहिए, r ग्रेटर देन और इक्वल हो 0 का, बट इट शुड बी लेस देन 4। 4 से तो लेस होगा ही ना, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको आप कैसे समझेंगे कि देखो, अगर मेरे पास i = 25 है और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ओके, तो 25 = मैं क्या लिखूंगी, पहले तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 5 = 20। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना आया हमारा, 5, और रिमाइंडर भी आया 5। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू क्वेश्चन क्या है 5, और रिमाइंडर भी क्या है हमारा 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, i के ऊपर यहाँ पर 4 × 5 + 5। अब इस चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं i⁻4 और ये ब्रैकेट के बाहर 5। ये 4 × 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इस टाइप से इसका मतलब भी यही होता है। फिर ये प्लस का साइन है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई i⁻5। क्यों, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है 6th 7th में कि अगर बेस जो ये i बेस है वो अगर सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ देखो, ये पावर के बीच में प्लस का साइन है ना, मतलब हम i को इसके साथ लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के i को 5 के साथ लिख देंगे। अच्छा, एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कि हमने 25 को जब 4 से डिवाइड किया तो 4 5 4 6 हमें लेना चाहिए 24। 5 - 4 = 1 और 2 - 2 = 0। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ये आप लोग ठीक कर लो, यहाँ पे 6 और ये रिमाइंडर 1। ठीक है, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ क्या आएगा, i⁻4 और ये पावर बाहर 6 डॉट i का पावर 1। तो देखो, i अगर 4 है तो i4 की वैल्यू कितनी है, 1। वो 1 यहाँ लिख दो, यहाँ हमने 1 लिख दिया, 1 का पावर 6 आ गया, और i 1 है, मतलब i के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो यहाँ तो i ही बचेगा।
तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 के ऊपर अगर 6 है, 100 हो, 2000 हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है और उसको i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि i⁻25 का आंसर कितना आया, i। तो ये आप लोग समझ गए। एक और क्वेश्चन हम करते हैं तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन सेकेंड ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लो, i के ऊपर आप ले लेते हैं 999, इतना बड़ा नंबर ले लिया, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सेम प्रोसीजर होगा, 999 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 इज 1, ये 9 आ गया, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ज्यादा हो जाएगा तो 4 4 जा 16, 9 माइनस 3, ये 6 इज 3, फिर ये 9 यहां लिख देंगे, 4 9 जा 36 और 9 माइनस 6 इज 3 और ये 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, मतलब 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 249 प्लस रिमाइंडर 3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे i के फॉर्म में इसको लिख दो, i के ऊपर हम क्या लिख देंगे, 4 इंटू 249 प्लस 3, इसको और अच्छे से हम क्या लिखेंगे, i के ऊपर 4 अंदर और ये 249 हो जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई का साइन, i के ऊपर 3 का पावर। अब देखो, अभी हमने देखा था कि i⁻4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 के ऊपर आपने 249 का पावर लगाया और i³ हम जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है -i। अब यहाँ 1 के ऊपर 249 है, तभी आंसर तो 1 ही आने वाला है। तो 1 इंटू -i जब आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -i। मतलब i⁻999 अगर है तो आंसर हमारा कितना आने वाला है, -i। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको करवा देती हूँ ताकि ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, i की वैल्यू 16 ले लेते हैं, छोटा सा, इससे बड़े बड़े नंबर हम ले चुके हैं। तो अब आप 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, i4 पावर 4, रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, i4 की वैल्यू हो जाएगी 1/4, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो i⁻2 अगर 16 है तो आंसर आएगा 1। ऐसे ही अगर i⁻27 ले लेते हैं, तो अभी 27 को 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो 4 6 जा 7 माइनस 4 इज 3, ये 0। तो हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे 27 को हमने कैसे लिखा है, 4 इंटू 6 प्लस 3, ठीक है। तो अब i की पावर में हम लिख देंगे 4 इंटू 6 प्लस 3। अब क्या करेंगे, देखो 4 अंदर और ये 6 बाहर, प्लस मल्टीप्लाई i का पावर 3, तो 4 मतलब 1 के ऊपर 6 और -3 का क्या आता है आंसर, -i। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा -i। तो इस तरह से अगर i के ऊपर कुछ भी पावर हो तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेक्चर में मैंने आपको जितना भी कुछ पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ और प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, बाय।